नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। देश भर में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 95 लोगों की मौत, 3320 मरीज बढ़े, 60,000 के करीब टोटल केस। हर्षवर्धन बोले, विकसित देशों से के जैसे हालात भारत में नहीं होंगे। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 22,000 के पार निकली। मुंबई में 12,000 से ज्यादा मरीज। राज्य में पिछले 24 घंटे में 157 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव। घर खरीदारों के लिए सस्ती ब्याज दर पर लोन देने की स्कीम फिर शुरू कर सकती है सरकार। रियल एस्टेट सेक्टर में जान फूंकने के लिए और भी कदम उठाने की तैयारी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। लॉकडाउन खुलने के बाद कैसा होगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेल, बस, एयरलाइंस पर सरकार का एक्शन प्लान। हमारे रिपोर्टर्स बताएंगे पूरी डिटेल्स बुलेटिन में आगे। मजदूरों को लेकर बंगाल और केंद्र में सियासी खींचतान। अमित शाह का आरोप, ममता सरकार रोक रही है मजदूरों की आवाजाही। ममता का पलटवार, केंद्र बोल रहा है झूठ। मध्य प्रदेश में लेबर रिफॉर्म से इंडस्ट्री और मजदूरों के हक में। न्यूज 18 डिजिटल से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले सीएम शिवराज, 12 घंटे की शिफ्ट में मिलेगा 2 गुना वेतन। रिलायंस जियो ने 2 हफ्ते में की तीसरी मेगा डील। जियो प्लेटफॉर्म में विस्ता इक्विटी पार्टनर्स ने 11,367 करोड़ का निवेश करने का फैसला किया। मुकेश अंबानी ने बतौर निवेशक विस्ता का किया स्वागत। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 3320 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 95 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या 59,000 के पार, 60,000 के करीब पहुंच चुकी है। हालांकि WHO ने कहा है कि गर्मी बढ़ने से भारत में कोरोना के मामले कम बढ़ेंगे। हालांकि महाराष्ट्र, खासकर मुंबई और गुजरात यानी अहमदाबाद, इनको लेकर थोड़ी चिंता बढ़ रही है। डिटेल के लिए बात करते हैं अपने संवाददाताओं से, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं कि आज स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या कहा। We do not anticipate a very worst type of situation in our country like many other developed countries, but still we have prepared the whole country for the worst situation. And just to give you a feel of what our countrymen have done in various states, you know, we have dedicated 843 hospitals exclusively for COVID treatment, which have about 1,65,991 beds dedicated for that. Also, we have 1,991 dedicated COVID health centers, which again have 1,35,643 beds. These beds include the beds in isolation beds as well as the ICU beds. और अब बात करते हैं हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी हमसे जुड़े हुए। आलोक, स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि जो विकसित देश, उनका सीधा सीधा मतलब अमेरिका और यूरोप के देशों से है कि उनकी जैसी हालत भारत की नहीं होगी। लेकिन इस वक्त क्या स्थिति है भारत में कोरोना की? देखिए, इस वक्त कोरोना के जो पेशेंट हैं देश में करीब 60,000 के करीब पहुंच चुके हैं। सुबह जब 10 बजे आंकड़े अपडेट हुए उस वक्त ये लगभग 60,000 के करीब पहुंच चुके थे। और ये सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस वक्त जो महाराष्ट्र, गुजरात, इसके अलावा दिल्ली, राजस्थान जैसे जो राज्य हैं काफी हॉटस्पॉट बने हुए हैं। यहाँ पर जो संख्या है वो कंट्रोल में नहीं आ पा रही है। और इसी के चलते देखिएगा तो अगर पिछले 24 घंटों में देखें तो देश भर में जो मामले आए हैं 3320 मामले सामने आए हैं, 95 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये लगातार जो हर दिन करीब 3,000, 3,500, 4,000 के करीब नए केसेस आ रहे हैं, ये अपने आप में चिंता की बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो एक कहा जा रहा था कि 16 मई के बाद एक कर्व जो है फ्लैटन होने की उम्मीद है, वो अभी तक उसका ट्रेंड नहीं दिख रहा है। तो ये अपने आप में चिंता की बात है। हालांकि WHO की तरफ से कहा यही जा रहा है कि जुलाई में जब गर्मी पीक पे होगी, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी,
तो ऐसे कोरोना के जो वायरस हैं उनको फैलने से रोकने में मदद मिलेगी, वो तेजी से नहीं फैल पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ देखें तो जो देश में एम्स के डायरेक्टर हैं उनका ये कहना है कि जून जुलाई ये पीक सीजन होगा कोरोना के लिए और उसके बाद ही कहीं राहत मिल पाएगी। तो तब तक कोरोना से कहीं भी मुक्ति मिलती हुई नहीं दिख रही है। भले सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ मरीजों की तादाद लगातार देश में बढ़ती जा रही है। जी, तो मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि देश बुरी से बुरी स्थिति के लिए भी तैयार है और तैयार हो रहा है। बहरहाल आलोक, एक बड़ी दिलचस्प खबर दिल्ली से आई है शराब की बिक्री को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि इसकी होम डिलीवरी कराई जाए और ऐसा लग रहा है, पता लग रहा है कि करीब 5 लाख ई टोकन शराब के लिए दिल्ली सरकार ने जारी किया है। ये पूरा माजरा क्या है? ई टोकन का क्या मतलब है? ई टोकन से कैसे शराब लेंगे लोग? देखिए, जो दिल्ली सरकार ने जब लॉकडाउन में राहत मिली थी और कहा गया था कि जो शराब की दुकानें खुल सकेंगी, तो ऐसे में दिल्ली ने जब दुकानें खोली तो आपने देखा होगा किस तरह से सड़कों पर जबरदस्त भीड़ जमा हो गई, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रहा और पूरी जो कह सकते हैं कि पुलिस फोर्स है वो इन्हीं शराब के दुकानों को संभालने में व्यस्त हो गई। ऐसे में दिल्ली सरकार ने ये किया कि अब ई टोकन यानी ऑनलाइन आपको जो नियरेस्ट आपके घर से शराब की दुकानें होंगी वहां की आपको लोकेशन मिलेगा और उसी लोकेशन के आधार पर आपको ई टोकन आपको जारी हो जाएंगे। यानी ऑनलाइन आप वेबसाइट पे जाके आप बुकिंग करेंगे तो आपके घर के पास जो नियरेस्ट शराब की दुकान है उसकी बुकिंग आपको मिल जाएगी और 1 घंटे का उसमें समय रहेगा। आप उस 1 घंटे के दरमियान में जाके वहां से जो जितनी भी क्वांटिटी में आपने शराब बुक की है वो आप ले सकेंगे। तो जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो शुरू हुआ है कल से, उसमें अभी तक 4,75,000 के करीब ई टोकन डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और आंकड़े अभी तक आ रहे हैं कि करीब 75 कह सकते हैं कि 75 लाख की शराब बिक चुकी है। तो ये अपने आप में दिलचस्प पूरी दिल्ली में मामला आ रहा है कि यहां पर ई टोकन के जरिए शराब बेची जा रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ये ई टोकन सिस्टम ज्यादा बेहतर है, इसको अपनाया जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आलोक इस अपडेट के लिए और दिल्ली की खबर बताने के लिए। कोरोना की महामारी जब शुरू हुई थी तभी एक फेक न्यूज़ बहुत ज़ोर शोर से फैला था कि शराब पीने वालों को ये वायरस अटैक नहीं करेगा। ऐसा लगता है इन खबरों को देखकर कि क्या वाकई ये एक फेक न्यूज़ था या इसको कुछ लोगों ने सही भी मान लिया, चाहे वो सरकार में बैठे हो चाहे आम लोग हो। बहरहाल कोरोना के इस दौर में घर खरीदारों को राहत देने की तैयारी कर रही है सरकार। अगर आप घर खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करिए, शायद आप फायदे में रहें। CNBC आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार सस्ती ब्याज दर पर होम लोन देने की स्कीम फिर से शुरू कर सकती है। पूरी जानकारी लेते हैं लक्ष्मण राय से। लक्ष्मण जी, डिटेल क्या है, ये किस तरह की योजना होगी? देखिए, यहाँ जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं वो अगर घर खरीदेंगे तो होम लोन पर सरकार सब्सिडी देगी। दरअसल ये स्कीम चल रही थी लेकिन इस स्कीम की मियाद 31 मार्च को खत्म हो गई है। अब वो स्कीम खत्म हो गई है, स्कीम नहीं चल रही है, लेकिन सरकार उस स्कीम को अगले 1 या 2 साल के लिए और ज्यादा बढ़ा सकती है। अगर ऐसा किया जाता है तो सरकार का मानना है कि जो घर खरीदार हैं उनको तो राहत मिलेगी, साथ ही साथ जो रियल एस्टेट डेवलपर हैं जिनमें बहुत ज्यादा मांग में कमी आ चुकी है उनको भी एक राहत मिलेगी, क्योंकि अगर 1 साल के लिए स्कीम बढ़ाते हैं तो सरकार का मानना है करीब 55,000 करोड़ रुपए का कारोबार उनको मिलेगा। और ये स्कीम इतनी आकर्षक रही थी कि 3 लाख परिवारों को अब तक फायदा हो चुका था। स्कीम बंद होने से पहले 1 लाख आवेदन आ चुके थे जो अभी पेंडिंग है क्योंकि स्कीम ही बंद हो चुकी है। तो अगर स्कीम शुरू की जाती है तो इस तरीके से इन सारे लोगों को फायदा होगा। और इसके तहत बता दूं कि जिनकी सालाना आमदनी 6 लाख से 12 लाख होती है वो अगर होम लोन लेते हैं तो उनको 4% सब्सिडी दी जाती है ब्याज पर। अगर उनकी सालाना आमदनी 12 लाख से 18 लाख है तो वो सब्सिडी की रकम 3% होती है। तो एक तो ये राहत मिल सकती है घर खरीदारों को, और एक रियल एस्टेट डेवलपर को भी बड़ी राहत दिए जाने की संभावना हुई है। उनके पास जितने भी कर्ज है उन सारे कर्ज का मोरेटोरियम बढ़ा दिया जाए। मोरेटोरियम कितना बढ़ाया जाए तो ये दरअसल रेरा से कहा जाएगा कि आप कंप्लीशन का टाइम बढ़ाइए, जितना आप कंप्लीशन का टाइम बढ़ाएंगे उतना हम कर्ज चुकाने की मियाद भी बढ़ा देंगे। इस प्रस्ताव पर विचार चल रहा है। दोनों प्रस्तावों पर हाउसिंग मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय की भी चर्चा हो रही है और बहुत जल्द इसका औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी।
इधर मध्य प्रदेश की सरकार ने साफ किया है कि प्रवासी मजदूरों को घबराने की जरूरत नहीं है। न्यूज 18 डिजिटल से एक्सक्लूसिव बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार उनके लिए ट्रेनों की व्यवस्था कर रही है। इस समय स्थिति ये है कि जो देश के औद्योगिक शहर कहलाते हैं, औद्योगिक राज्य हैं, वहां से मजदूर लगातार अपने घर वापस जाना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में भी आप इस तरह के दृश्य देख रहे होंगे कि महाराष्ट्र से इंदौर में साइकिलों से लोग चले आ रहे हैं, कोई पैदल चला आ रहा है, कुछ लोगों को आप लोग ट्रेनों से बुला रहे हैं। तो मजदूर जब इतनी आपाधापी में है तो उसे आप फैक्ट्री तक कैसे पहुंचा पाएंगे? लौटना चाहते हैं और इसलिए हम लोगों ने दोनों तरह की व्यवस्थाएं की। पहले हमने बसों की व्यवस्था की और बसों से आसपास के राज्यों से हम लगभग 40,000 मजदूर लेके आए। अब लगातार ट्रेन भारत सरकार के सहयोग से लगातार ट्रेन की व्यवस्था कर रहे हैं। हमारी 31 ट्रेन टाई अप है, अब 30 और टाई अप हो रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मजदूर भाइयों को बिल्कुल दिक्कत और परेशानी ना हो, लेकिन मजदूर भी चूंकि जिन जगह वो काम करने गए थे वहां काम बंद हो गया तो घर आना चाहते हैं, वो भी परेशानी में है। मैं अपने मजदूर भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि जल्दीबाजी कृपया ना करें, धैर्य रखें। हर जगह से मजदूरों को लाने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। पैदल चल के आने की जरूरत नहीं है, साइकिल से आने की जरूरत नहीं है, कोई रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। हम आसपास के जो इलाके हैं उनसे ट्रेनों से बसों से लेके आए हैं मजदूरों को। और जहां भी अभी अलग अलग दक्षिण में हमारे मजदूर हैं, हरियाणा जैसे राज्यों में हमारे मजदूर, तो हरियाणा से भी ट्रेन लगातार चल रही है, महाराष्ट्र से ट्रेन लगातार आ रही है, अभी तेलंगाना से हमारी ट्रेन आई है। तो चारों तरफ से ट्रेन से हम मजदूरों को लाने की व्यवस्था कर रहे हैं। हम उनके आने के लिए जो आवश्यक किराया है वो भी रेलवे के साथ हमने टाई अप किया है। हमने राज्य सरकारों से टाई अप किया है। मैंने सभी मुख्यमंत्रियों से, आसपास के जो मेरे राज्य हैं उन सबसे चर्चा की है। हमारे अफसर उनके अफसरों से बात करके टाई अप करके, क्योंकि एक ट्रेन की संख्या अगर 1200 है तो 1200 मजदूर ही आएंगे, ज्यादा भीड़ ना हो जाए उसका भी चिंता करनी पड़ती है। समय जरूर लगेगा क्योंकि आकस्मिक व्यवस्था बनाई है, लेकिन मेरे मजदूर भाई धैर्य रखेंगे तो सुरक्षित लौटा के हम उनको ले आएंगे। इस वक्त जो मुद्दा सबसे गर्म है वो है प्रवासी मजदूरों का, और बंगाल से प्रवासी मजदूरों की वापसी पर विवाद है। ये मुद्दा इसलिए भी गर्म हो गया है क्योंकि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लग रहे हैं कि वो बंगाल से ट्रेनें चलवाने में आनाकानी कर रही हैं। इसके बाद आज गृह मंत्री अमित शाह ने उनको एक चिट्ठी लिखी और मजदूरों के लिए ट्रेनें चलवाने की मंजूरी देने की मांग की। कहा जा रहा है कि अमित शाह की उस चिट्ठी के बाद ममता सरकार ने 8 ट्रेनें चलाने की इजाजत दे दी है। बंगाल में फंसे मजदूरों के हाल को मुद्दा बनाकर बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर हमलावर थी और गृह मंत्री अमित शाह को इस मामले में दखल देनी पड़ी। रिलायंस जियो में पिछले 2 हफ्तों में 3 मेगा डील्स हुई हैं। जियो में हिस्सा खरीदने की लिस्ट में विस्टा इक्विटी पार्टनर्स भी शामिल हो गए हैं। विस्टा 2.3% हिस्से के लिए 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। आपको बता दें कि ये डील फेसबुक के साथ हुई डील के प्रीमियम पर हुई है और इसी के साथ जियो का वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ के करीब पहुंच गया है। डील और इस खबर से रिलायंस इंडस्ट्री को किस तरह की मजबूती दी है, ये पूरा अपडेट लेते हैं यतीन मोता से। यतीन, ये कितनी बड़ी डील है और किस तरीके से ये रिलायंस के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर असर देने वाली है बाजार में? अगर आप जियो प्लेटफॉर्म्स की स्पेसिफिकली बात करें तो पिछले 1 महीने में हमने देखा है कि करीब 13.4% की हिस्सेदारी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बेची है जियो प्लेटफॉर्म्स में मार्की इन्वेस्टर्स को, और कुल मिला के 60,600 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। फेसबुक और सिल्वर लेक की अनाउंसमेंट्स तो आई गई थी। विश्व का जो सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी फंड है, जो यूएस बेस्ड टेक्नोलॉजी फंड है, विस्टा इक्विटी पार्टनर्स, उन्होंने रिलायंस जियो यानी कि जियो प्लेटफॉर्म्स में करीब 2.3% इक्विटी का प्लेसमेंट किया और कुल मिला के करीब 11,366 करोड़ की ये डील थी जो कंप्लीट होने जा रही है। तो ओवरऑल बेसिस पे जियो प्लेटफॉर्म्स, जो कि टेक प्लेटफॉर्म्स की तरह माना जा रहा है बजाय कि एक टेलीकॉम कंपनी के, तो आगे जाते हुए काफी सारा ग्रोथ यहाँ इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। और खास बात यह है कि अगर सिल्वर लेक पार्टनर्स हो या विस्टा इक्विटी पार्टनर्स हो, ये दोनों ही जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, इनकी स्पेशलिटी है कि सिलिकॉन वैली में ये बढ़िया से बढ़िया टेक कंपनीज में निवेश करते हैं और मल्टीबैगर्स रिटर्न कमाते हैं। तो जिस हिसाब से ये 12% के प्रीमियम पे हुई है फेसबुक के ट्रांजैक्शन पे, तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर इंटरेस्ट काफी है। एंटरप्राइज वैल्यू जियो प्लेटफॉर्म्स को दी जा रही है करीब 5 लाख करोड़ के ऊपर,
जिसका मतलब ये है कि रिलायंस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसका 50% मोटा माटी जो वैल्यूएशन है वो रिलायंस जियो से आ रहा है, जियो प्लेटफॉर्म से आ रहा है। तो इन्वेस्टर इंटरेस्ट काफी तगड़ा है। और इसके अलावा रिलायंस रिटेल जो व्हाट्सएप के साथ टाई अप करने वाला है छोटे एमएसएमईज को सर्विसेज देने के लिए, वहां से भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। तो ओवरऑल अगर आप कंज्यूमर बिजनेस देखें रिलायंस इंडस्ट्रीज के, तो वो सारे सिलेंडर्स फायर कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ इन्वेस्टर इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर। और लॉकडाउन हटेगा तो जिंदगी कैसी होगी, इसको लेकर तमाम तरह के सवाल लोगों के मन में है। तो हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लॉकडाउन के बाद की स्थिति में सरकार किस तरीके से चीज़ों को व्यवस्थित करने के बारे में सोच रही है, सरकार के स्तर पर किस तरीके की प्लानिंग चल रही है। ये समझने के लिए हमारे साथ दीपाली नंदा और रोहन सिंह बने हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं दीपाली के पास। रेलवे को दीपाली लंबे समय से कवर करती आ रही है और इस कड़ी में हम आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ओवरऑल ट्रांसपोर्ट की स्थिति क्या होगी। तो दीपाली, क्या सारी ट्रेनें लौटेंगी लॉकडाउन के बाद पटरी पर तुरंत? देखिए, 17 मई के बाद अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो बावजूद इसके सभी ट्रेनें पटरियों पर वापस नहीं लौटेंगी। हमें ये एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री कार्यालय और रेलवे बोर्ड की तरफ से सभी ट्रेनों को चलाने की फिलहाल कोई भी योजना नहीं बनाई गई है। हाँ, इस बात की आशंका जरूर है कि कुछ रूट्स को खोला जा सकता है और ये वो रूट्स होंगे जो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन जोन के तहत ही आते हैं। ऐसे रूट पर अगर ट्रेनों को चलाया जाता है तो इनमें सफर करने वाले यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से कड़े नियमों का पालन करना अति आवश्यक होगा। मिसाल के तौर पर जो लोग इसमें ट्रैवल करेंगे उन्हें मास्क पहनकर ही पूरे सफर में रहना होगा। रेलवे स्टेशनों पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था मैंडेटरी की जाएगी। और हाँ, इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप के लिहाज से अगर आप फिट नहीं पाए जाते हैं तो आप ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। एक और एक्सक्लूसिव जानकारी हमें मिल रही है, वो ये कि गैर जरूरतमंद और सीनियर सिटीजन्स के सफर पर भी पूरी तरह से मनाही होगी। और इसके लिए रेलवे बोर्ड ये फैसला ले सकता है कि फिलहाल जो कंसेशन में छूट वापस ली गई है उसे आगे भी बरकरार रखा जाए। हो सकता है कि आने वाले वक्त में सिचुएशन को देखते हुए रेल मंत्रालय कहीं ना कहीं अलग अलग कैटेगरी के लिहाज से कुछ किराया भी बढ़ाए ताकि लोग डिस्करेज हो, अगर ज्यादा जरूरी काम ना हो तो वो ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए ना पहुंचे। हमें ये जानकारी मिल रही है कि रेलवे बोर्ड की तरफ से एसओपी जरूर तैयार किया जा रहा है, लेकिन अभी की बात करें तो कोई फैसला नहीं लिया गया है ट्रेनों को चलाने का। और अगर फैसला लिया जाएगा तो ये प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ही लिया जाएगा। फैसला नहीं लिया गया है, ये बात हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि हम आपको सरकार के हलके में क्या कुछ चल रहा है, किस तरीके की प्लानिंग चल रही है, उसके बारे में बता रहे हैं। फैसला हुआ नहीं है, फैसला होगा तो हम आपको सूचना जरूर देंगे। और अब बात करते हैं एयर ट्रैफिक, हवाई यातायात की। रोहन सिंह, ये बताइए कि हवाई यात्रा को लेकर किस तरीके का रोड मैप तैयार किया जा रहा है? जी, पूरी तरह से बदलने वाला है हमारे हवाई सफर का तरीका। आपके एयरपोर्ट पे एंट्री करने से लेकर बोर्डिंग, चेक इन और एग्जिट करने तक हर चीज पूरी तरह से कॉन्टैक्टलेस होने वाली है। हालांकि कब से हवाई यातायात शुरू होगा इस पर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है, लेकिन एयरलाइंस और एयरपोर्ट्स ने अपने एसओपीज तैयार कर लिए हैं। और जब एक बार रिज्यूम होता है हवाई यातायात तो पूरी तरह से काफी महीनों तक बल्कि सालों तक ये अलग रहने वाला है जिस तरीके से अब तक हम यात्रा करते आ रहे हैं। जब आप पहली चीज करते हैं, एयरपोर्ट पे एंट्री करते हैं, ट्रॉली लेते हैं आप, तो ट्रॉली को अब एक सैनिटाइजिंग टनल से होकर गुजरना पड़ेगा। बोर्डिंग पास के लिए कियोस्क बने होंगे जहां पे पीएनआर के बारकोड के जरिए आप कॉन्टैक्टलेस तरीके से अपना बोर्डिंग पास ले सकेंगे। चेक इन काउंटर्स पर दूरी कम से कम 1.5 मीटर की बना के रखनी पड़ेगी। इसके अलावा जो सीटिंग अरेंजमेंट एयरपोर्ट पे किए गए हैं वहां भी 1.5 मीटर की दूरी को सुनिश्चित किया गया है। खाने पीने की दुकानें कई महीनों तक काफी कम रहेंगी और सिर्फ टेक अवेज को अलाउ किया जाएगा और बाकी जो तमाम तरह के कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं उसे बंद रखा जाएगा। हवाई जहाज में जब आप एंटर करते हैं तो उसके लिए आपको मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर जैसी चीजें का रखना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा जब आप एग्जिट करेंगे उस वक्त भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। शुरुआत में जो योजना बनाई गई है अब तक कि जब भी ये रिज्यूम किया जाएगा तो सिर्फ ग्रीन जोन से ग्रीन जोन यानी कि डेस्टिनेशन और जो ओरिजिन है वो दोनों ही अगर ग्रीन जोन हो तभी उसे अलाउ किया जाएगा। इसके अलावा सिर्फ 25% कैपेसिटी के साथ ही एयरलाइन से कहा गया है कि
वे शुरुआत में ऑपरेट करने की कोशिश करेंगी, लेकिन जो मिडिल सीट को खाली रखने का प्रस्ताव था, फिलहाल उस पर सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। उसे सरकार बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं मानती है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग काफी ज्यादा फॉलो की जाने वाली है एक बार जब हवाई यातायात दोबारा से रिज्यूम हो जाती है तो। शुक्रिया रोहन और दीपाली आपका। और इस बीच दर्शकों को हम बता दें कि एक अहम नतीजा आया है बाजार के लिहाज से। आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आ गए हैं। बैंक को चौथी तिमाही में 1221 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जबकि अनुमान 3485 करोड़ का था। तो ये कोरोना काल में जो रिजल्ट आया है उसमें ये दिख रहा है, और ब्याज से कमाई भी अनुमान से बेहतर रही है। लेकिन और हमारे साथ गौरांग शाह जुड़ गए हैं। शाह साहब, आपने अगर नतीजों का अपडेट आपको मिल गया है तो आप इस पर पहली कमेंट्री क्या होगी आपकी? पूरे आंकड़े तो हमारे सामने नहीं है, लेकिन अगर मैं कुछ गहराई की बात करूं और अगर आपको थोड़ी बहुत तुलना करनी हो तो जो एक्सिस बैंक के नतीजे आए थे वहां पर मेरे ख्याल से 3000 करोड़ की प्रोविजन करी गई थी इस कोरोना एपिडेमिक को लेकर के, पैंडेमिक को लेकर के। शायद अगर ऐसे बैंक में भी अगर उस तरीके की प्रोविजन करी गई हो, क्योंकि माहौल जो है जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो बिल्कुल ही दुरुस्त नहीं है। और हमें ऐसा लग रहा है कि शायद आने वाले समय में मॉनिटरिंग को लेकर के भी कुछ दिक्कतें पैदा हो सकती है, लेकिन वहां पर भी कुछ शर्तों के साथ वो मॉनिटरिंग दिया गया है। तो अब तक जो भी आंकड़े आप जिक्र कर रहे थे, जो भी मेरे समक्ष आए हैं जी, प्रोविजन में यहाँ पे 2725 करोड़ का प्रोविजन बता रहे हैं। हाँ, तो यही है। तो मतलब 3000 करोड़ का प्रोविजन हमने एक्सिस बैंक पे देखा था और 2750 करोड़ का प्रोविजन हम आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे में देख रहे हैं। ये इसलिए किया गया है कि अगर परिस्थिति यहाँ से और खराब हुई या कुछ खातों को लेकर के जो रकम दी गई है, जो ऋण दिया गया है, उसको लेकर के अगर कुछ दिक्कत पैदा होती है तो उसका कारोबार वो वहां पर वो जो प्रोविजनिंग है इस प्रकार से की गई है और थोड़ी ज्यादा करी गई है। और इसका यही मतलब है कि ये थोड़े और सावधान और सचेत लेकर के चल रहे हैं। आने वाले कुछ समय के लिए शायद 1 या 2 तिमाही के नतीजे जो इस वित्तीय साल के आएंगे उसको ध्यान में रखते हुए और जो नीतियों में परिवर्तन किया गया है मॉनिटरिंग को लेकर के उसको देखते हैं। जी, तो शाह साहब, ये जैसा कि आपने बताया एक्सिस और उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों नतीजे आगे के लिए कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं। कोई एक सोच बनाई जा सकती है, ये बैंक्स क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ये जो नतीजे आए हैं ये पिछले वित्तीय साल के आखिरी और चौथी तिमाही के नतीजे थे जी। ये जो महामारी कोविड-19 नामक जो पूरी दुनिया में हाहाकार और तांडव मचा रही है, उसका असर हमने देखा था मार्च के आखिर के 10 दिनों में या 15 दिनों में जी। हमें ऐसा लग रहा है एज अ ब्रोकरेज हाउस कि इस वित्तीय साल के पहले और दूसरी तिमाही के नतीजे आएंगे, वहां पर शायद दबाव थोड़ा बहुत और बढ़ सकता है, क्योंकि अप्रैल के बाद जिस तरीके से लॉकडाउन की परिस्थिति हुई है और जो कारोबार को लेकर के रुकावट आई है उसको लेकर के शायद नतीजे थोड़े बहुत मायूसी भरे रह सकते हैं इस वित्तीय साल के पहले और दूसरे तिमाही में। पहले तिमाही में मेरे ख्याल से इस लॉकडाउन का और महामारी का असर शायद आपको ज्यादा देखने मिलेगा। तो एक बहुत ज्यादा अंदाजा हम नहीं लगा सकते क्योंकि अभी भी परिस्थिति उभर रही है निर्णायक तरीके से। आज सैटरडे है शाह साहब और सोमवार को बाजार खुलेगा, शेयर पर किस तरीके का रिएक्शन आप उम्मीद कर रहे हैं? एक नीजक रिएक्शन बिल्कुल होगा, जैसे हमने एक्सिस बैंक पर देखा था, इसके काउंटर भी ऊपर देख सकते हैं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि अगर आप छोटी या मध्यम अवधि का नहीं सोचते और अगर आप लंबी अवधि का नजरिया रखते हैं तो दोनों ही बैंक काफी सक्षम है और दोनों ही बैंकों में दिक्कतों से उभरने की काबिलियत मैनेजमेंट ने दिखाई है और उस तरीके का तजुर्बा भी है। तो लंबी अवधि के लिए हमारी दोनों बैंकों में निवेश की कवायद जी। बहुत ही एक सुलझी हुई और बैलेंस सलाह गौरांग शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज से बात करने के लिए। और देश की सबसे तेजी के साथ बढ़ने वाली फाइनेंशियल सब्सक्रिप्शन सर्विस मनी कंट्रोल प्रो को 1 साल पूरा हो गया है। मनी कंट्रोल प्रो में 1 साल में आपको एक्शनेबल इन्वेस्टमेंट आइडियाज के साथ साथ एक्सक्लूसिव एनालिसिस और इनसाइड और क्यूरेटेड मार्केट डेटा भी उपलब्ध कराया है, और वो भी बिना किसी विज्ञापन के। आपके लिए एक खुशखबरी है, अब मनी कंट्रोल प्रो का स्पेशल ऑफर 14 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी आप अभी भी मनी कंट्रोल प्रो को ₹1 प्रतिदिन के स्पेशल ऑफर पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए मनी कंट्रोल पर जाएं, लॉग इन करें और ₹20,000 तक के एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स भी साथ में पाएं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।